हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमने सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में क्लियर कर दिया है। आज हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में क्लियर किया है। सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है कि आपका सॉल्यूट ग्लूकोज है या आपका सॉल्यूट यूरिया है या आपका सॉल्यूट सुक्रोज है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है कि आपका सॉल्यूट क्या है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट पर। ठीक है, तो आइए हमारे सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा एक टर्म क्लियर होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट बीपी। बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्लियर होने चाहिए। और छोटी क्लास से ही ये इस टर्म को हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो आज तक हमारे पास हमारे दिमाग में इसके बहुत सारे डिफिनीशंस हो सकते हैं। कोई कह सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू कर देता है, यानी उबलना शुरू कर देता है। या फिर किसी की डिफिनेशन ये हो सकती है कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड कंप्लीटली वेपर में चेंज हो जाता है, पूरी तरह से वाष्प अवस्था में चले जाता है। लेकिन हम आज बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर को समझने के बाद। अब हम वेपर प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन हम बॉइलिंग पॉइंट की बनाएंगे। ठीक है, और डिफिनीशन की अपेक्षा हमारी सबसे सही डिफिनीशन मानी जाएगी। ठीक है, तो वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग हम बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट की ओर आपको ले चलता हूं मैं। हमारे पास एक बीकर है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड को फिल कर दिया है। कंटेनर में हमने लिक्विड को लिया है, और लिक्विड कौन सा है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर। तो हमने एक कंटेनर में वाटर H2O को ले लिया है। ठीक है, अब हम H2O को हीट करना शुरू कर रहे हैं, यानी वाटर को गर्म करना शुरू कर रहे हैं। जब वाटर को हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन जब हमने हीट करना शुरू किया वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो वेपर हैं, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं, इस कंटेनर के बीकर के चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर में क्या चीज़ है? एटमॉस्फेयर में है एयर पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स हैं। तो जो एयर पार्टिकल्स हैं, जो एटमॉस्फेयर है, वो इस वाटर की सरफेस पर नीचे की ओर प्रेशर लगाएगा, और ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इस प्रेशर की वजह से जो हमारे वेपर के मॉलिक्यूल हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पा रहे हैं। आप इस पे फोकस कीजिएगा। एटमॉस्फेयर ने लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट किया है, जिसकी वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, अब हमने हीट करना शुरू किया लिक्विड को। लिक्विड को हीट करना का मतलब हुआ कि जब भी हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर चेंज होता है, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर जब लिक्विड का बढ़ेगा हीट करने पर, तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर द्वारा लिक्विड पर जो प्रेशर लग रहा है उसके इक्वल हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, एट दिस टाइम जो आपके लिक्विड के वेपर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा जब आपके लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट करते करते एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिस पर आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर उसको अलाउ करेगा कि आप एटमॉस्फेयर में आ जाओ। जब तक
लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम था, तो फिर एटमॉस्फेयर ने उसको दबा के रखा था। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर प्रेशर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो फिर एटमॉस्फेयर उसे अलाउ कर देगा कि आप एटमॉस्फेयर में आ जाइए, क्योंकि अब आपका प्रेशर हमारे प्रेशर के इक्वल है। तो एक ऐसा टेम्परेचर, एक नई डिफिनीशन आ गई, स्टैंडर्ड डिफिनीशन वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग, कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड और सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन becomes equal to the atmospheric pressure, that temperature is known as the boiling point of that chemical substance. Okay, ठीक है। तो वेपर प्रेशर हमारा क्लियर हो चुका है। वेपर प्रेशर को क्लियर करने के बाद अब हम बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, तो एक एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्वथनांक का बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। ठीक है, कब? जब हम किसी सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। एक सॉल्वेंट हम लेंगे, उस सॉल्वेंट में हम अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो फिर जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अगर हम इसमें कुछ अमाउंट में कोई सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फॉर एग्जांपल यूरिया ऐड कर देते हैं और अब इसे हीट करेंगे, तो फिर जो सॉल्यूशन बॉयल होना शुरू करेगा वो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल नहीं होगा। अब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होगा, जबकि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉलिड यूरिया अगर उसमें ऐड करेंगे, तो अब आपका जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, बल्कि 100 से ज़्यादा होगा। यानी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करने पर जो सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के कंपेरिजन में इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। कब? जब सॉल्वेंट को हम सॉल्यूशन में चेंज करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सॉल्वेंट है, हम सॉल्यूशन बना के देख लेते हैं। तो हमारे पास एक सॉल्वेंट है, एक लिक्विड सॉल्वेंट ए है, लिक्विड सॉल्वेंट है ए, ये हमारा सॉल्वेंट है। इसमें हम एक सॉल्यूट को ऐड करते हैं, सॉल्यूट हमारा बी है। इसमें हम एक सॉल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्यूट है बी, और ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमारा अवाष्पशील है। सॉल्वेंट ए है, सॉल्यूट बी है, और बी जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है। अब हम सॉल्वेंट ए में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो बनेगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन बना हमारा, इसमें ए के पार्टिकल्स भी हैं, बी के पार्टिकल्स भी हैं, ए के पार्टिकल्स भी हैं, बी के भी हैं, ए के भी हैं और बी के भी हैं। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए, अब इसको जब हीट करेंगे, हम पहले कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर कर लीजिए कि मान लीजिए जब आपका सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए, कंसिडर कर लीजिए T1 है। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T1 है। ठीक है, T1 टेम्परेचर पर आपके सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अब वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज हो जाएगा। कंसिडर कर लीजिए कितना हो गया है? T2। अब T1 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा? T2। यानी T1 प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, इन कंपेरिजन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जब आप सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट हो जाता है, एलिवेशन हो जाता है। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए, आप जब हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को वेपर फेस में जाने से रोकेगा, लेकिन हमें वेपर फेस में चेंज करना ही है, क्योंकि हमने कसम खा ली है कि हमें हर हाल में पार्टिकल्स को वेपर फेस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा?
क्योंकि नॉन वोलेटाइल जो हमारा सॉल्यूट है वो रोकेगा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ पे लिक्विड को वेपर में चेंज होने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन कैसे, टेम्परेचर को बढ़ा के, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम एक ग्राफ बना के भी समझ सकते हैं। तो आइए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। देखिए आप इस पर फोकस करिएगा। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के लिए। ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर और यहाँ ले लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ही हम ग्राफ प्लॉट करके क्यों समझना चाह रहे बॉइलिंग पॉइंट को, क्योंकि अभी जो हमारी स्टैंडर्ड डिफिनीशन बनी थी वो ये बनी थी कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर आपके सॉल्वेंट का या फिर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इसलिए हमने टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करने के लिए डिसाइड किया है। इसके द्वारा हम बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे। तो देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 0 है, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना शुरू होगा। एक पॉइंट ऐसा होगा यहाँ पे, इस पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे जो इस पॉइंट पर जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। यहाँ पर जो प्रेशर है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। अब हमने सॉल्वेंट ले लिया, ये हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को हमने हीट करना शुरू किया, तो हीट करने पर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और हमारा वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। देखिए, तो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, तो जैसे ही हमने सॉल्वेंट के, ये हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हमने जैसे ही हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। देखिए, टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है और वेपर प्रेशर भी इसका बढ़ते जा रहा है। और इस पॉइंट पर इसका वो जो वेपर प्रेशर है, इस पॉइंट पर और इस टेम्परेचर पर, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं T1, इसको हम T1 मान लेते हैं। तो इस T1 टेम्परेचर पर आपका जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो इस पॉइंट पर आपका जो सॉल्वेंट है वो कम्प्लीटली वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए जितनी टेम्परेचर की नीड हुई, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, T1 टेम्परेचर पर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब हम सॉल्वेंट में ऐड करने वाले हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जैसे ही हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो हम प्रोसेस को समझ चुके हैं कि जब सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होगा, देख लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए हम ग्राफ नीचे क्यों प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि जब सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, आपने पहले पढ़ रखा है, इससे पहले लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने पढ़ा हुआ है। तो वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर उसका कम हो जाता है। इसलिए हम इस सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ है इसे हम नीचे प्लॉट कर रहे हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है, ये आपका सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में आपने क्या किया है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनने पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डाउन हो गया। अब हम टेम्परेचर देना शुरू करेंगे। टेम्परेचर देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। एक टेम्परेचर ऐसा होगा, हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, जहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा।
तो उस पॉइंट पर एक टेम्परेचर ऐसा होगा जिसको हम T2 कंसिडर कर रहे हैं। तो T2 टेम्परेचर पर आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यानी T1 सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है जिसकी वैल्यू कम होगी इन कंपेरिजन टू T2। T2 इज ग्रेटर देन T1, क्योंकि जब हम सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं। तो T2 की वैल्यू T1 से ज़्यादा यहाँ पे होगी। ठीक है, या फिर हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कि कितने एलिवेशन कितने का हुआ, यानी बॉइलिंग पॉइंट पहले के अपेक्षा सॉल्यूशन बनने के बाद कितना ज़्यादा बढ़ा। तो इसके लिए हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसे। इसकी वैल्यू हो जाएगी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो कितनी वृद्धि हुई T2 माइनस T1, या फिर फाइनली इसको कह सकते हैं हम डेल्टा TB। और जो हमारा डेल्टा TB है ये है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। मान लीजिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ठीक है, सॉल्वेंट का 100 है और सॉल्यूशन बनने पर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 130। तो फिर T2 माइनस T1, 130 माइनस 100 इक्वल टू डेल्टा TB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ 30 का हुआ। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और कितना डिफरेंस आया, कितना बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, कितना बढ़ा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 डिग्री क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह का आप ग्राफ से भी प्लॉट कर सकते हैं। हमने क्या किया था, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। सबसे पहले हमने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा, और एक टेम्परेचर ऐसा आया T1 जिस पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। ठीक है, फिर हमने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि जब सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है। इसलिए हमने ग्राफ नीचे प्लॉट कर दिया, नहीं तो हम ऊपर भी कर सकते थे। इसलिए किया क्योंकि सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला के, तो फिर वेपर प्रेशर उसका डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, और एक टेम्परेचर ऐसा होगा T2 जिस पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इस टेम्परेचर पर इसी टेम्परेचर को हम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और T1 जो है वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, T2 सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। T2 की वैल्यू T1 की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितनी ज़्यादा है T2 माइनस T1, और ये जिसको हम जो वैल्यू आएगी उसको हम डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा TB ही हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए ग्राफ प्लॉट करने के बाद अब एक्सपेरिमेंट से पता लगा, तो इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB है, हमने B यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि B मतलब बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हम अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहाँ पे हम TF लिखने वाले हैं। तो B मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो डेल्टा TB है, डेल्टा TB क्या है डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, किसका सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस डेल्टा TB है, इसी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि जो डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन के। तो एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB है वो प्रोपोर्शनल होता है मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन के। ये मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg किलोग्राम। ठीक है,
तो मोललिटी क्या है, सॉल्यूशन की मोललिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल, विलेय के मोल, अपॉन विलायक का भार, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम, विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, अगर हम एक काम करते हैं, मोललिटी को हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, क्योंकि स्मॉल m क्या है, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लिखते हैं के बी इंटू एम मोललिटी। प्रोपोर्शनल हमने हटाया, एक कांस्टेंट आ गया के बी इंटू स्मॉल m मोललिटी। तो के बी क्या है, के बी है मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, के बी को हम कहते हैं मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका एक और जबरदस्त नाम है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट हिंदी में हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या फिर इसे इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। और जो इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बी है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सॉल्वेंट पर, और लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हमें बिल्कुल भी टेंशन मेंशन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 99% केस में आपको क्वेश्चन में ही के बी मोलल इलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी रहती है, तो नो टेंशन नो मेंशन। फिर भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आप के बी के लिए यूनिट लिखिए, जो आपका मोलल इलिवेशन कांस्टेंट है इसके लिए यूनिट लिखिए। तो इसकी यूनिट जब आप लिखेंगे, तो यूनिट के लिए आपको क्या करना है, आप जानते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम, आपकी यूनिट बन जाएगी। डेल्टा टी बी क्या है, टेम्परेचर है, किस में, केल्विन में, हमेशा केल्विन में होती है, नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। केल्विन अपॉन एम क्या है, मोललिटी है, मोललिटी की यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा मोल पर केजी। ठीक है, तो केल्विन पर मोल पर केजी आपकी मोलल इलिवेशन कांस्टेंट का क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में के बी को डिफाइन करने के लिए आ जाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए आ जाता है। तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए, अब डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, एक बार इसको पूरा मिटाल देते हैं तो फिर देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि के बी को डिफाइन कैसे करें। के बी को डिफाइन करने के लिए देखिए, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, अब डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी हो सकता है यदि m की वैल्यू 1 हो जाए। यदि m की वैल्यू, मोललिटी की वैल्यू 1 हो जाए तो फिर आपका डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी हो जाएगा। तो अब आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोललिटी 1 हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोललिटी 1 है, तो उसके लिए जो मोलल इलिवेशन कांस्टेंट के बी है वह इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होता है। ठीक है, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट के बी इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा जब सॉल्यूशन की मोललिटी 1 होगी, या फिर आप कह सकते हैं मोललिटी इक्वल टू होता है सॉल्यूट के मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg। यदि सॉल्यूट का मोल, नंबर ऑफ मोल 1 है और सॉल्वेंट का मास भी 1 kg है, तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही Kb की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप Kb को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो फाइनली, तो आज हमने सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्लियर किया है। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी सॉल्यूशन का, लिक्विड का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो फिर एटमॉस्फेयर उसके वेपर को एटमॉस्फेयर में आने के लिए अलाउ कर देता है। तो ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और जब किसी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो फिर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। ठीक है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा इन कंपेरिजन टू सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, उसमें आप यूरिया मिला देंगे नॉन वोलेटाइल तो उसका अब 100 बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहेगा, अब बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फाइनली हम इसे कह सकते हैं कि जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बनने वाला जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट की अपेक्षा अधिक होता है। तो फाइनली ये 2 लाइन मैंने बोल दी। तो जब ये 2 लाइन ही मैंने बोलनी थी तो इतनी बड़ी क्लास क्यों ली? तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि बहुत सारे टर्म आपके इस दौर आज की क्लास में क्लियर हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट था। तो इस कंसेप्ट के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर या फिर ईमेल आईडी आप मुझे सेंड कर दीजिए। तो आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन सेंड करूंगा जिसमें कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन भी होंगे और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी होंगे। तो आपने मेरे को सुना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।